केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। केंद्र सरकार ने भारतीय एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और मोनोपोली खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 नई एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया है, जिससे ये कंपनियां अपनी उड़ान सेवाओं को शुरू करने की तैयारी आगे बढ़ा सकेंगी। इस कदम का उद्देश्य घरेलू विमानन बाजार में केवल कुछ ही बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता को कम करना और यात्रियों को अधिक विकल्प, बेहतर सेवाएं और संभावित रूप से कम हवाई किराया प्रदान करना है। वर्तमान में इंडिगो और एयर इंडिया समूह का बाजार में बड़ा हिस्सा है और इस नए फैसले से नई कंपनियों को सशक्त होने का मार्ग मिलेगा। शंख एयर पहले ही एनओसी प्राप्त कर चुकी है और अनुमान है कि वो 2026 में संचालन शुरू करेगी, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इसी सप्ताह मंजूरी मिली है। हालांकि इन एयरलाइनों को वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने से पहले अन्य आवश्यक अनुमोदन जैसे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी लेना होगा। कुल मिलाकर ये पहल भारत के उभरते विमानन बाजार में मोनोपोली प्रभाव को तोड़ने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बर हत्या के बाद भारत के कई राज्यों में तीव्र विरोध और प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस हत्या के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी और अन्य स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, बजरंग दल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और बांग्लादेश सरकार तथा उसके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कोलकाता में हावड़ा सहित अन्य इलाकों में पुलिस ने मार्च रोकने के प्रयास के दौरान भी प्रदर्शनकारियों से टकराव देखा गया। इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर पुतले फूंके गए और पुलिस द्वारा कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। विरोध जताने वाले लोगों की मांग है कि हत्या में शामिल सभी लोगों को सख्त सजा मिले और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े देशव्यापी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 7.16 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगा है। ये मामला 3 नवंबर को दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें एक दिल्ली निवासी को ऑनलाइन जोड़कर 27.2 लाख रुपए का निवेश कराया गया और उसे नकली निवेश ग्रुप व फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए जाल में फंसाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी एक साइबर अपराध सिंडिकेट का हिस्सा थे, जिन्होंने 300 से अधिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी शिकायतों से जुड़े मनी ट्रांजैक्शंस को म्यूल बैंक खातों के माध्यम से धोखाधड़ी का पैसा लेन देन करने और उसे वैध दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुणे और हैदराबाद के रहने वाले बताया गया है और साइबर सेल आगे भी इस नेटवर्क की संभावित कड़ी की तलाश कर रही है। पंजाब में महिला सिख प्रचारक दलेर कौर के विरोध का मामला बुधवार को सुर्खियों में रहा है, जहां एक धार्मिक सभा के दौरान उन्हें कुछ विवादास्पद टिप्पणियों और विरोध से घेरा जाना पड़ा। दलेर कौर ने आरोप लगाया कि विरोध करने वालों ने उन पर धमकी दी और सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिससे उनके प्रचार को रोकने की दिशा में दबाव आया। हालांकि विरोध कर रहे निहंग साधुओं के एक प्रतिनिधि बाबा पंजाब सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी और दलेर कौर को सिर्फ बेटी कहकर बातचीत की, तथा कहा कि मामला ऐतिहासिक वार्ता को लेकर असहमति का है, न कि किसी तरह की गाली गलौज या उत्पीड़न का। इस विवाद के चलते स्थानीय स्तर पर धार्मिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के बयान मीडिया में स्थान पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है और सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन लीज यानी माइनिंग पट्टे पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इस फैसले का उद्देश्य इस प्राचीन और संवेदनशील पर्वतमाला की पर्यावरणीय रक्षा, अवैध और अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना और पूरी रेंज को एक निरंतर पारिस्थितिक इकाई के रूप में संरक्षित रखना है, जो गुजरात से दिल्ली एनसीआर तक फैली है। केंद्र ने भारतीय वनिकी और शिक्षा अनुसंधान परिषद IFCRE को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो अरावली के उन अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे जहां पहले से अधिक नो माइनिंग जोन बनाए जाएं, जिससे संरक्षित क्षेत्र को और विस्तारित किया जा सके। मौजूदा खानों पर भी पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और सतत माइनिंग प्लान के तहत संचालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राजनेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच इस पर बहस और आलोचना भी जारी है। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2025 के नतीजे शुक्रवार को जारी हुए, जिसमें भोपाल के आकाशदीप गोयल ने शानदार 99.67 परसेंटाइल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया, जबकि व्योम श्रीवास्तव ने इस परीक्षा में 96.47 परसेंटाइल हासिल की है। इस परीक्षा में लगभग 2.58 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जो इस राष्ट्रीय स्तर की MBA प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। कैट 2025 का परिणाम IIM कोझिकोड द्वारा घोषित किया गया है और उम्मीदवार अब
अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार भी अनेकों छात्रों ने उच्च परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, जिनके आधार पर वे प्रतिष्ठित बी स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयन की दौड़ में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5.A विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और लगभग 16 किलोमीटर की नई लाइन तैयार होगी, जिसकी अनुमानित लागत 12,015 करोड़ रुपए है। इस विस्तार से दिल्ली एनसीआर के मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 400 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की क्षमता, कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। केंद्र ने ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है और इसके पूरा होने के लिए लगभग 3 वर्षों का समय अनुमानित है। इस परियोजना के तहत नई लाइनों में कई भूमिगत और उभरे स्टेशन शामिल होंगे, जो यात्रियों के लिए यात्रा को और भी अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाएंगे। शिमला में विंटर कार्निवल 2025 का भव्य आगाज बुधवार को राजधानी के माल रोड और रिज मैदान पर हुआ, जहां सांस्कृतिक परेड और महानाटी जैसे कार्यक्रमों ने उत्सव की शुरुआत को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने औपचारिक रूप से परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा और झांकियों के साथ हिस्सा लिया। महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य महानाटी ने विशेष रूप से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और पर्यटकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। विंटर कार्निवल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक संगीत, नृत्य और मनोरंजन के आकर्षण 9 दिनों तक जारी रहेंगे और पर्यटक रात 10 बजे तक आनंद ले सकते हैं, जिससे शिमला में त्योहार का उत्सव और भी रंगीन हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ गढ़वार मंडल की कार्यकारिणी के चुनाव 23 और 24 दिसंबर को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुए। चुनाव कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद मतगणना कराई गई, जिसमें सभी पदों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध या बहुमत से विजय प्राप्त हुई। चुनाव परिणाम घोषित होते ही शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चुनाव में जयदीप दीप सिंह रावत को अध्यक्ष चुना गया, जबकि श्री सुबोध नेगी को उपाध्यक्ष और अंजू रानी शर्मा को उपाध्यक्ष महिला पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनमोहन सिंह मंत्री निर्वाचित हुए। संयुक्त मंत्री पद पर मक्खन लाल शाह और संयुक्त मंत्री महिला के रूप में डॉक्टर अपर्णा रावत को चुना गया। संगठन मंत्री की जिम्मेदारी आशीष शुक्ला को मिली, वहीं संगठन मंत्री महिला पद पर डॉक्टर प्रमिला रानी निर्वाचित हुई। दीपक नौटियाल को आय व्यय निरीक्षक चुना गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने शिक्षकों के हितों की रक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। चुनाव के सफल आयोजन पर वरिष्ठ शिक्षकों और पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा विवाद वाली संवेदनशील स्थिति में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां थाई सेना पर कंबोडिया में भगवान विष्णु की एक धार्मिक मूर्ति को बुलडोजर या बैकलोडर से तोड़ने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बड़ी प्रतिमा को गिराते हुए दिखाया गया है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और प्रतिक्रिया तेज हो गई है। मूर्ति को 2014 में स्थापित बताया जाता है और कथित रूप से ये विवादित क्षेत्र में थी, जिसे कंबोडिया अपना क्षेत्र मानता है। भारत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं को पूरे क्षेत्र में गहरे सम्मान और आस्था के साथ पूजा जाता है और ऐसे कृत्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, इसलिए इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। भारत ने दोनों देशों से संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने की अपील की है और कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए सिफारिश की गई है, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। हार्दिक सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हैं और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए उनका नाम चयन समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। साथ ही 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है, जिनमें युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, डेकाथलीट तेजस्विन शंकर, निशानेबाज मेहुली घोष, बैडमिंटन जोड़ी त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद और हॉकी की लाल रेम सियामी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। रोचक बात यह है कि इस बार सूची में एक भी क्रिकेटर शामिल नहीं है, जिससे ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि क्रिकेट के बड़े नामों को आमतौर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की संभावनाओं में माना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरियाणा के नारनौंद में धुंधली धूप के साथ न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब में दृश्यता 200 से 300 मीटर तक कम हो सकती है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में कोहरा और ठंड 7 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बनी रहेगी। बिहार व राजस्थान में कोल्ड डे कंडीशंस के साथ तापमान 6 से 23 डिग्री दर्ज होगा। दक्षिण भारत में
तमिलनाडु तट पर हल्की बारिश संभव है, जबकि तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस सुखद रहेगा। पूर्वोत्तर में हल्की वर्षा और पश्चिम में शुष्क मौसम का अनुमान है। यात्रा के दौरान कोहरे से सावधानी बरतें, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में घना कोहरा 27 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।